गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माई सेल्फ साक्षी शुक्ला। आज मैं द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ का पार्ट 3 लेकर आई हूँ। पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकेंड में ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं सेल पर, और सेल के बारे में पढ़ा। जनरली मतलब कि सभी में कॉमनली ये देखा गया है कि सेल तीन चीज़ों से मिलके बना है। पहला प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दूसरा न्यूक्लियस, तीसरा है साइटोप्लाज्म। प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर हम डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट वन है न्यूक्लियस। तो आज हम न्यूक्लियस पर डिस्कस करने वाले हैं। न्यूक्लियस, यहाँ पे मैंने डायग्राम भी शो किया है न्यूक्लियस का। न्यूक्लियस हैज डबल लेयर्ड कवरिंग कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस का जो आउटर कवरिंग मेम्ब्रेन है वो डबल लेयर्ड होता है, आप डायग्राम में देख सकते हैं। दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये डबल लेयर्ड है। दिस मेम्ब्रेन हैज पोर्स व्हिच अलाउज द ट्रांसफर ऑफ मटेरियल फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड। इस मेम्ब्रेन में बीच बीच में पोर्स है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियर पोर। व्हिच अलाउज द ट्रांसफर ऑफ मटेरियल, जो इम्पोर्टेंट मटेरियल को अलाउ करता है, एंट्री देता है और एग्जिट करता है। फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड, अंदर और बाहर जाने में ये पोर्स क्या करता है, मदद करता है मटेरियल के एक्सचेंज होने में। द न्यूक्लियस कंटेन क्रोमोसोम which are visible as rod shaped structure. The nucleus contain chromosome. न्यूक्लियस क्या कंटेन करता है, क्रोमोसोम कंटेन करता है, जो किस शेप में पाया जाता है, रॉड शेप में पाया जाता है। आप यहाँ देख सकते हैं, ये स्ट्रक्चर क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर है। डायग्राम मैं अपने स्क्रीन पे शो कर दूंगी क्रोमोसोम और न्यूक्लियस। ये डायग्राम यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर किसका है, क्रोमोसोम का है। क्रोमोसोम क्या है, क्रोमोसोम कंटेन इंफॉर्मेशन फॉर इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। क्रोमोसोम क्या करता है, इंफॉर्मेशन कंटेन करता है और इनहेरिटेंस करता है, कैरेक्टर को ट्रांसफॉर्म करता है फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। यानी एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में कैरेक्टर्स का, गुण का क्या करता है, ट्रांसफॉर्मेशन करता है। अभी आप सभी हम जानते हैं कि कुछ कुछ क्वालिटी जो हमारे पेरेंट्स में रहती हैं वो हम लोगों के अंदर भी आ जाती है। हम लोगों का जो बॉडी स्ट्रक्चर है ये सब क्या है, अपने पेरेंट्स से मिलता जुलता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उनके जो कुछ कैरेक्टर है वो हमारे अंदर भी आ जाते हैं, उनके चाइल्ड के अंदर भी आ जाते हैं। इस वजह से क्या होता है कि कैरेक्टर शो करता है, कैरेक्टर दिखाई देता है। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इनहेरिटेंस कहते हैं, कि कैरेक्टर्स का नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफॉर्मेशन ही क्या कहलाता है, इनहेरिटेंस कहलाता है। जो कौन करता है ये सब, ये करता है क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम प्ले करता है इम्पोर्टेंट रोल इनहेरिटेंस में। तो क्रोमोसोम क्या करता है, इंफॉर्मेशन कंटेन करता है, नेक्स्ट जनरेशन में कैरेक्टर्स को ट्रांसफॉर्म करता है इन द फॉर्म ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल। वो किस फॉर्म में भेजता है कैरेक्टर्स को, डीएनए मॉलिक्यूल के फॉर्म में, जिसे हम क्या कहते हैं, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। ये एसिड हमारे पेरेंट्स से हमारे अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाता है। इसलिए क्या होता है कि हमारे कैरेक्टर्स हमारे पेरेंट्स के कैरेक्टर से मिलते जुलते दिखाई देते हैं। कैरेक्टरिस्टिक का ट्रांसफॉर्मेशन डीएनए के फॉर्म में होता है, यानी डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। ये एसिड हमारे पेरेंट्स से हमारे अंदर आ जाता है और उनके कैरेक्टर्स भी हमारे अंदर आ जाते हैं, शो करने लगते हैं। डीएनए मॉलिक्यूल्स क्या है, डीएनए मॉलिक्यूल कंटेन द इंफॉर्मेशन नेसेसरी फॉर कंस्ट्रक्टिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग सेल। डीएनए मॉलिक्यूल क्या कंटेन करता है, इंफॉर्मेशन कंटेन करता है
क्या करने के लिए, एक सेल को ऑर्गेनाइज करने के लिए ये इंफॉर्मेशन रखता है। जैसे हमें कोई भी केमिकल बनाना हुआ, किसी भी केमिकल को बनाने के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि वो उस केमिकल का फॉर्मेशन कैसे होगा, उसके फार्मूला के बारे में हमें पता होना चाहिए। जब भी हमारे पास फार्मूले होंगे तो उसे से हमें पता चल जाएगा कि ये केमिकल कैसे बनेगा। ऐसे सेम होता है डीएनए में। डीएनए मॉलिक्यूल में के पास भी क्या होता है, इंफॉर्मेशन होता है, यानी वो फार्मूला होता है, सेल को बनाने का फार्मूला होता है। यहाँ इसीलिए कहा गया है कि डीएनए मॉलिक्यूल कंटेन द इंफॉर्मेशन नेसेसरी फॉर कंस्ट्रक्टिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग द सेल। क्रोमोसोम आर कंपोज ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन। क्रोमोसोम डीएनए और प्रोटीन मॉलिक्यूल से मिलकर के ही बना होता है, जिसमें डीएनए क्या करता है, डीएनए मॉलिक्यूल इनहेरिटेंस में रोल प्ले करता है, एक कैरेक्टर्स को पेरेंट से चाइल्ड में ट्रांसफॉर्म करता है। और ये फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए आर कॉल्ड जीन्स। जो डीएनए में फंक्शन करता है वो क्या फंक्शनल सेगमेंट होता है, उसे हम क्या कहते हैं, जीन कहते हैं। जैसे ये हो गया, इसे हम क्या कहेंगे, जीन। ये एक सेगमेंट है, ये स्ट्रक्चर है डीएनए का, ये डीएनए का पूरा स्ट्रक्चर है। और बीच बीच में ये जो आपको शो कर रहे हैं हम डायग्राम में, ये क्या है, जीन्स है, जो फंक्शनल सेगमेंट है, जो कैरेक्टर्स को ट्रांसफॉर्म होने में मदद करता है। At the resting position, this DNA is present as part of chromatin material. It is thread-like structure. जब भी सेल डिवीजन का प्रोसेस नहीं हो रहा होता है, रेस्टिंग पोजीशन होता है, तो डीएनए किस प्रेजेंट होता है, पार्ट ऑफ क्रोमेटिन मटेरियल, यानी डीएनए प्रेजेंट होता है क्रोमेटिन मटेरियल के फॉर्म में। क्रोमेटिन क्या है, क्रोमेटिन एक थ्रेड-लाइक स्ट्रक्चर है, थ्रेड-लाइक स्ट्रक्चर है। क्रोमेटिन मटेरियल गेट ऑर्गेनाइज्ड इनटू क्रोमोसोम। जो क्रोमेटिन मटेरियल है यानी जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, वो जब इस सेल डिवीजन का प्रोसेस होता है, ये कंडेंस्ड होकर के क्या बनाता है, क्रोमोसोम बनाता है। और ये क्रोमोसोम क्या करता है, कैरेक्टर्स को ट्रांसफॉर्म करता है फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। क्रोमेटिन कंडेंस टू फॉर्म क्रोमोसोम। क्रोमेटिन कंडेंस होकर के क्या बनाता है, क्रोमोसोम बनाता है। अभी जब सेल डिवीजन का प्रोसेस नहीं हो रहा होता है सेल में, वो सेल रेस्टिंग पोजीशन में होता है, तभी क्रोमेटिन यानी क्रोमेटिन का जो स्ट्रक्चर हो वो थ्रेड लाइक होता है। उसमें वो कैसे कैसे क्रोमोसोम को फॉर्मेशन होता है उसमें, यहाँ पर मैंने ये डायग्राम से शो किया है। ये है डीएनए, ये है स्ट्रिंग ऑफ डीएनए। अंडर द माइक्रोस्कोप क्रोमेटिन लुक्स लाइक बीड्स ऑन ए स्ट्रिंग। माइक्रोस्कोप के अंडर में जब ऑब्जर्व किया गया क्रोमेटिन को, तो क्या दिखा कि यह एक स्ट्रिंग में बीड्स जैसे दिख रहे हैं, एक धागे में बंधे जैसे मिले। यह है डीएनए की स्ट्रिंग, जिसमें 8 प्रोटीन मॉलिक्यूल, जिसको हम ऑक्टोमर भी कहते हैं, 8 प्रोटीन मॉलिक्यूल्स एक साथ मिल करके यहाँ पर बंधे हुए हैं, जिसे हम बीड्स कहते हैं। बीड्स, ये बीड्स बने हुए हैं 8 प्रोटीन मॉलिक्यूल यहाँ पर, जिसे हम हिस्टोन्स कहते हैं। ये हिस्टोन से एक बीड्स बना हुआ है। आफ्टर जब ये बीड का फॉर्मेशन ये हो जाता है, ये एक दूसरे के साथ कंडेंस्ड हो गए, सभी बीड्स एक दूसरे के साथ बंध कर क्या बनाते हैं, क्रोमेटिन फाइबर। क्रोमेटिन फाइबर का फॉर्मेशन करते हैं। ये क्रोमेटिन फाइबर आगे चल के कंडेंस होके किसका निर्माण करता है, क्रोमोसोम का। ये क्या बनाता है, क्रोमोसोम बनाता है। तो ये क्रोमोसोम का फॉर्मेशन कैसे कैसे हुआ है, यहाँ पे ये स्ट्रक्चर दिया हुआ है। इसका डायग्राम मैं अपने स्क्रीन पे भी शो कर दूंगी। द बीड्स आर कॉल्ड न्यूक्लियोसोम।
जो यहाँ पे आपको ये बीड्स दिखाई दे रहे हैं, एक प्रोटीन यानी ऑक्टोमर से जो ये बीड्स तैयार हुआ है, इसे हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियोसोम्स। इसे हम न्यूक्लियोसोम्स कहते हैं। Each nucleosome is composed of DNA wrapped around 8 protein called histones. सभी न्यूक्लियोसोम कैसे बने हुए हैं? 8 प्रोटीन मॉलिक्यूल से मिलकर रैप्ड होके यानी कि बंध के बने हुए हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? हिस्टोन्स कहते हैं। यहाँ आप डायग्राम में देख सकते हैं। Those organisms whose cells have lack of nuclear membrane are called prokaryotes। अभी हमने देख लिया कि क्रोमेटिन से क्रोमोसोम का फॉर्मेशन कैसे होता है। बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं जिनका न्यूक्लियर क्या होता है? बॉन्डेड होता है। ऐसे भी ऑर्गेनिज्म हैं जिनका जो न्यूक्लियर रीजन है वो अच्छे से वेल डेवलप्ड नहीं होता है, उसका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता है। ऑन द बेसिस ऑफ मेम्ब्रेन यानी कि बाउंडेड मेम्ब्रेन के बेसिस पर ऑर्गेनिज्म को डिवाइड किया गया है 2 भागों में। पहला है कि प्रोकैरियोटिक, दूसरा है यूकैरियोटिक। दोज ऑर्गेनिज्म हुज सेल हैव लैक ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके न्यूक्लियस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन नहीं हुआ है, यानी मेम्ब्रेन क्या है? मेम्ब्रेन का डिफिशियंसी है, एब्सेंस है, ऐसे ऑर्गेनिज्म को क्या कहते हैं? प्रोकैरियोट्स कहते हैं। दोज ऑर्गेनिज्म सेल्स हैविंग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से सराउंडेड होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म को क्या बोलते हैं? यूकैरियोट्स। तो ये ऑर्गेनिज्म के ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बेसिस पर ऑर्गेनिज्म को डिफाइंड किया गया है। प्रोकैरियोट्स, प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव। कैरियोट वर्ड आया हुआ है कैरियन से, कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस। प्रिमिटिव मतलब होता है बहुत ही पुराना, यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म जो इस धरती पे यानी ऑन द अर्थ पे सबसे पहले आए हुए हैं, सबसे पहले वो ऑर्गेनिज्म आए हैं, उनका जो न्यूक्लियस है वो सराउंडेड नहीं है, किसी मेम्ब्रेन से बाउंडेड नहीं है, इसलिए उन ऑर्गेनिज्म को क्या कहा गया है? प्रोकैरियोट्स कहा गया है। आफ्टर धीरे धीरे जब ही इवोल्यूशन हुआ, नए नए ऑर्गेनिज्म बनने लगे और उनका जो सेल में बहुत सारे ऑर्गेनिल्स हैं वो काफ़ी डेवलप्ड हुए, उनका जो मशीन जो भी सेल्स हैं वो बहुत ही डेवलप्ड हुआ, उनके अंदर बहुत सारे ऑर्गेनिल्स पाए जाते हैं यूकैरियोट्स के अंदर। ऑर्गेनिल्स का मतलब कि सेल के अंदर जो ऑर्गन्स प्रेजेंट रहते हैं, जो जिनका खुद का कोई टास्क होता है, उसे क्या कहते हैं? ऑर्गेनिल्स कहते हैं। तो यूकैरियोट्स में बहुत सारे ऑर्गेनिल्स प्रेजेंट होते हैं, प्रोकैरियोट्स में ऑर्गेनिल्स का लैक होता है। इस प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स पर के बारे में मैं और भी बताना चाहूँगी। यहाँ मैंने शो किया है प्रोकैरियोट और यूकैरियोटिक सेल में डिफरेंस। प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक मेम्ब्रेन के बेसिस पर ऑर्गेनिज्म को डिवाइड किया गया और बताया गया है कि कौन से प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म हैं, कौन से उनके बाद वाले ऑर्गेनिज्म हैं। प्रो मीन्स क्या होता है? प्रिमिटिव होता है, यानी पुराने, बहुत ही पुराना। तो ये ऑर्गेनिज्म बहुत ही पुराने होते हैं, यानी कि अर्थ पे सबसे पहले आए हुए ऑर्गेनिज्म हैं। जनरली स्मॉल 1 to 10 माइक्रोमीटर, जनरली इनकी साइज सामान्यतः कितनी होती है? 1 to 10 माइक्रोमीटर। एंड यूकैरियोटिक में 5 to 100 माइक्रोमीटर साइज देखा गया है। दे हैव लैक ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अराउंड द न्यूक्लियस। प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का क्या होता है? एब्सेंस, लैक होता है, एब्सेंस होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता है। बट इन द यूकैरियोटिक सेल दे हैव वेल डेवलप्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अराउंड द न्यूक्लियस। इनके न्यूक्लियस के अराउंड में वेल डेवलप्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होते हैं। क्रोमोसोम सिंगल, क्रोमोसोम क्या होते हैं? सिंगल पाए जाते हैं। मोर देन 1 क्रोमोसोम
प्रेजेंट, यानी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है इसमें केवल एक क्रोमोसोम देखा गया है। यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में एक या एक से अधिक क्रोमोसोम प्रेजेंट है। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स एब्सेंट, यानी बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स भी सेल में पाए जाते हैं। सेल ऑर्गेनेल क्या है? जैसे हमारे बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन हैं, देखने के लिए आँख है, सुनने के लिए कान है और काम करने के लिए हाथ है। ऐसे ही सेम सेल के अंदर भी होता है, बहुत सारे ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम सेल ऑर्गेनेल कहते हैं। ये सेल ऑर्गेनेल का अपना स्पेसिफिक फंक्शन करते हैं, ये सब अपना खुद का इनका स्पेसिफिक टास्क होता है काम करने के लिए। तो जो सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं यूकैरियोटिक सेल में, वो क्या होते हैं? बाउंडेड होते हैं मेम्ब्रेन से। बट इन द प्रोकैरियोटिक मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स एब्सेंट, यानी ऐसे ऑर्गेनेल्स जिनके अराउंड में मेम्ब्रेन बाउंडेड होना चाहिए वो ऑर्गेनेल्स ही इसमें प्रेजेंट नहीं होते हैं, एब्सेंस होता है उनका। एंड प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में देखा गया है सेल ऑर्गेनेल्स के अराउंड में मेम्ब्रेन बाउंडेड होता है वो। तो ये था डिफरेंस प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक में। आप इसे नोट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो अभी प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक हमने डिस्कस कर लिया, न्यूक्लियस पे डिस्कस कर लिया, क्रोमोसोम भी समझ लिया, ये सब पढ़ चुके हैं। अब अगले लेक्चर में हम आपको सेल ऑर्गेनेल्स पे और अच्छे से बताएंगे कितने सारे सेल ऑर्गेनेल्स सेल में प्रेजेंट होते हैं। फिर डिस्कशन होगा सेल ऑर्गेनेल्स का क्या क्या स्पेसिफिक फंक्शन है, वो कैसे वर्क करते हैं, अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ा जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।